Hello, good morning, guys. How are you all? Welcome back my channel Economics with Vandana. जैसा कि हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है हमने, इसमें हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं और आज इसकी वीडियो में हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 4 चैप्टर की 3 वीडियोस और मैंने डाली हुई हैं, तो जिन्होंने वो नहीं देखी पहले उसे देखें। आज हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी वीडियोस में मैंने 2 मेथड्स कवर कर दिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे। हाँ, पहले वो एक्सपेंडिचर मेथड को स्टार्ट करने से पहले एक ये टॉपिक कर लेते हैं, प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड। कि जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे थ्रू इनकम मेथड, तो हमने किन किन इनकम्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। ओके, सो नंबर 1 देखो, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि देखो ये जो इनकम है अर्न की गई नहीं होती है, ये ट्रांसफरेबल इनकम होती है, जो कि हमें किसी से मिली हुई होती है। जैसे कि स्कॉलरशिप, सपोज हमें गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल गया, इसके लिए हमने किसी भी तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन नहीं किया, डोनेशन कहीं से दान मिल गया, ठीक है, डोनेशन, चैरिटी या ओल्ड एज पेंशन जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इन सब चीजों के बदले हमें क्या, किसी भी तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो दैट्स वाई इस इनकम को हम नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। सेकंड देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स। जब भी देखो हम सेकंड हैंड गुड्स को सेल आउट करते हैं, तो उससे सेल करने से जो भी हमें इनकम रिसीव होगी, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, जब हमने फर्स्ट टाइम कोई गुड परचेज की थी किसी पर्सन से, तो हमने उसको जो पैसे दिए होंगे, तो वो इनकम, उस बंदे की इनकम को ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से उसी गुड को रीसेल किसी दूसरे बंदे को करूंगी, थर्ड पार्टी को करूंगी, तो और उस इनकम को मैं अगेन इंक्लूड करूंगी जो मुझे पैसा मिला है। जैसे मैंने सपोज एक घर लिया है, मैंने फर्स्ट पार्टी से घर लिया, ठीक है, साल में उस घर में रही, अब मैंने उसको थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो उससे जो मुझे इनकम होगी, उसको मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करूंगी। क्योंकि जब मैं फर्स्ट पार्टी से वो घर जो खरीदा था, उसको जो पैसे दिए थे, तो वो उसकी इनकम नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है। अगर मैं दोबारा सेल किया और दोबारा से नेशनल इनकम में जो मुझे पैसा मिला उसको इंक्लूड कर लिया, तो डबल काउंटिंग की एरर राइज हो जाएगी, ठीक है। एक इनकम दो दो बार इंक्लूड हो जाएगी। तो दैट्स वाई जब भी हम सेल और परचेज सेकंड हैंड गुड को करते हैं, तो उससे जो इनकम हमें रिसीव होती है, तो दैट इनकम वी नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? थर्ड देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। देखो जितनी भी शेयर्स एंड बॉन्ड्स को जो हम सेल एंड परचेज करते हैं और फिर उसको दोबारा रीसेल कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो उससे जो इनकम होगी उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट जो कमीशन होता है, जो हम ब्रोकरेज को हम जो देंगे कमीशन, ठीक है, यानी एक फीस, जो ब्रोकरेज एक पर्सन होता है जो कि शेयर्स की खरीदने में और बेचने में एक मीडिएटर का वर्क करता है, तो उसे हमें फीस देनी पड़ेगी। जैसे लॉयर को हमें फीस देनी पड़ती है, ठीक इसी तरीके से ब्रोकरेज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसके लिए, शेयर को सेल एंड परचेज के लिए, तो उनको दी गई फीस को हम इंक्लूड करेंगे। बट सेल शेयर्स एंड बॉन्ड्स से जो हमें इनकम रिसीव हुई है, वो इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर देखो, विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन क्या होता है? जैसे कि इनकम, हमारी लॉटरी लग गई, ठीक, कहीं से हमारे 10 लाख की लॉटरी लगी, तो हमारी इनकम, हमें पैसा जो रिसीव हुआ, उस पैसे को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हॉर्स रेस मीन्स हमें इनाम इनाम में मिली हुई इनकम, ठीक है, कहीं से हम सपोज इलेक्शन हम जीत गए तो हमें बहुत सारा पैसा मिला, तो वो इनकम भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें इनाम के तौर पर, प्राइज के तौर पर पैसा मिला, तो उस इनकम को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए किसी भी तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की, हमें फ्री में मिला है पैसा एक तरीके से। ओके, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज। इम्प्यूटेड वैल्यू सर्विस मीन्स, जैसे कि सपोज मेरे पास एक घर था, जो कि अ, मैंने उसमें अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया, ठीक है, अपने घर में ही एक अपना ऑफिस खोल लिया जहां से मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। तो उससे जो सपोज अगर मैं वो हाउस, अपना हाउस ना लेके कहीं रेंट पर हाउस लेती अपने बिजनेस के लिए, तो मुझे किराया देना पड़ता। तो हम अज्यूम करेंगे कि जहाँ जहाँ अपने ही घर में मैंने जो बिजनेस सेटअप किया है,
उससे अगर हम किराए पे देते हैं तो कितना किराया मिलता है, एस्टिमेटेड कितना किराया मिलता है, तो उस वैल्यू को हम किसमें इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? Imputed value of the services provided by the owner of the production unit will be included. अब देखो, अब हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड मेथड है ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो एक्सपेंडिचर नेम से सजेस्ट हो रहा है कि इससे पहले जो हमने वैल्यू एडिट मेथड और इनकम मेथड डिस्कस किया था, उसमें क्या किया था, वैल्यू एडिट मेथड में कि एक प्रोडक्ट जितनी भी प्रोडक्शन बाउंड्रीज से या प्रोडक्शन लेवल से क्रॉस करता है तो उसमें कुछ कितनी वैल्यू का एडिशन हुआ है, जब उस वैल्यू एडिशन को हम ऐड करते हैं तो वी गेट द नेशनल इनकम थ्रू द वैल्यू एडिशन। एंड द सेकंड मेथड में डिस्कस किया था इनकम मेथड, यानी कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, अपनी सर्विस देने के बदले उन्हें जो भी इनकम मिलती है उस सारी टोटल इनकम को जब हम सम अप कर दें, ऐड कर दें, तो वी गेट द नेशनल इनकम थ्रू द इनकम मेथड। एंड द थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जितने भी ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिन्होंने इनकम अर्न की है अपनी सर्विस के थ्रू, अब वो क्या करेंगे, उस इनकम को खर्च भी करेंगे। तो जितना भी खर्चा ये करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको हम सम अप करते हैं तो वी गेट द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, वी गेट द नेशनल इनकम थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो फैक्टर इनकम अर्न by the factor of production is spent in the form of expenditure। कहाँ पे खर्चा करते हैं, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, सेकंड देखो, दिस मेथड मेजर द नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम लोग जितना भी खर्चा करते हैं अपने, जैसे नेसेसिटीज गुड्स पे, अपने क्लोथ पे, शूज पर, एजुकेशन फीस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे खर्चे जो हाउस होल्ड करता है उसको सम ऑफ इंक्लूड करेंगे। देन बिजनेस फॉर्म, जितना भी खर्चा एक बिजनेस के अंदर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को सॉरी एम्प्लॉयज को सैलरी देना, रॉ मटेरियल का खर्चा और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। देन थर्ड देखो, गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, वो पब्लिक को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, रोड पे खर्चा करती है, रोड बनाना, फ्लाई बोर्ड्स बनाना, ठीक है, पेंशन देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरीज देना, तो ये सारे गवर्नमेंट के खर्चे, इसको भी इंक्लूड करेंगे। देन फॉरनर्स के जो भी खर्चे होते हैं उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ओके, तो इन सारे एक्सपेंडिचर्स को जब हम इंक्लूड कर देंगे तो वी गेट दी नेशनल इनकम थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड, और जिसे हम जीडीपी एट एमपीबी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? नंबर वन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना भी प्राइवेट सेक्टर ने खर्चा किया, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट ने खर्चा किया। थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी वो सारे खर्चे जो कि एक फर्म और बिजनेस ने कैपिटल को फॉर्म करने में किया हो। इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसको हम आगे की स्लाइड में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फोर्थ देखो, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी जो भी सामान हमने बाहर भेजा और और बाहर से हमने जो भी सामान खरीदा, तो उसमें से जब इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो वी गेट द नेट एक्सपोर्ट। तो बेसिकली फोर कंपोनेंट्स हैं टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ओके, अब हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। नंबर वन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा जो है एक प्राइवेट हाउस होल्ड और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विसिंग इंस्टीट्यूशन सर्विस हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी जो भी खर्चे कंज्यूमर गुड्स के ऊपर करते हैं उसको। एंड इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है कि जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं गुड्स को परचेज करने में जो भी खर्चा कर रहे हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। बट अगर कोई नॉन रेजिडेंट्स है वो खर्चा कर रहा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड था गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट ने जो भी खर्चे किए हैं किसमें, ऑन द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, एजुकेशन, जो भी खर्चे किए इन चीजों पे उसको इंक्लूड करेंगे। थर्ड देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या हो रहा है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल में कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही है, कैपिटल का स्टॉक में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो
वेदर ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, बट है तो एक तरीके का खर्चा। ठीक है, तो आगे देखो कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर के अंदर टू कंपोनेंट्स हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के। ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके अंदर क्या है, वो सभी खर्चे जो कि स्पेंड किए जा रहे हैं ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट हम अपने बिजनेस में, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्ट अपने बिजनेस में क्या लेके आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, एक तरीके का ये फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर खर्चा है। सेकंड देखो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें वो खर्चे आएंगे जो कि हाउस या बिल्डिंग को परचेज करने पे किए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। ठीक है, हमने घर बनवाया, उस पर जो भी खर्चा हुआ दैट कम अंडर द ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है बट है तो खर्चा। थर्ड है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो सारे खर्चे जो कि किस पे किए जा रहे हैं, फ्लाई ओवर रोड ब्रिज पर करती है हमारी गवर्नमेंट। पब्लिक यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो इंक्लूड होंगे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन तीनों को जब हम इंक्लूड कर देंगे वी गेट द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि हमने एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया है, ठीक है, एक गुड को बनाने में जो भी खर्चा किया है, बट उसमें से सारी गुड्स सेल नहीं हुई है, कुछ अनसेल है, ठीक है, अनसोल्ड है। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो वी गेट द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे कि रिप्रेजेंट द गुड्स प्रोड्यूस, हमने गुड्स बनाए तो हैं बट नॉट यूज फॉर करंट कंजम्पशन, बट वो सारी सेल आउट नहीं हुई, ठीक है, उसमें से कुछ रह गए। तो इट इज कैलकुलेटेड द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमने 1000 मोबाइल मैन्युफैक्चर किए, जिसमें से हमारे 900 सेल हो गए और 1000 सॉरी 100 रह गए। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यानी 1000 माइनस 900 इक्वल टू 100, जो 100 बचे दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फोर्थ कंपोनेंट क्या बात देखा था, नेट एक्सपोर्ट, यानी इट रेफर्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री से हमने अपनी देश से जितना भी सामान बाहर बेचा माइनस जो बाहर से खरीदा, वी गेट द नेट एक्सपोर्ट। अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम, ये फॉर्मूला है किस तरीके से एनएनपीएट-एफसी कैलकुलेट करें। एनएनपीएट-एफसी यानी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपीएट-एफसी से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन चारों वैल्यू इनको ऐड किया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट, चारों कंपोनेंट को ऐड किया, देन वी गेट द जीडीपी एट एमपी। अब हमें क्या चाहिए, एनएनपी। तो ग्रॉस से जब भी हमें नेट पे जाना हो तो क्या करेंगे, वी हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन। ओके, आगे देखो ये है मार्केट प्राइस, हमें पहुंचना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो वी हैव टू एक्सक्लूड एनआईटी। एनआईटी ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी में से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी, देन वी रीच एनडीपी एट एफसी। अब यहाँ पर एनएनपी है, ठीक है, बाकी सारे जो कंपोनेंट्स है सेम है, एन यहाँ पर डी है और यहाँ पर एन है, बाकी प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना है तो वी हैव टू इंक्लूड एनएफआई। ठीक है, एनएफआई को जब हम नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड कर देंगे वी रीच द एनएनपीएट यानी नेशनल इनकम। सो गाइस, ये था आज हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, 4 चैप्टर। तो जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको ये नोट्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट प्रोवाइड करें। एंड एट द लास्ट आई से थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक एंड शेयर।